मान लीजिए आप एक सप्लायर हैं और आप किसी एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो 4 व्हीलर की हो, 2 व्हीलर की हो, आप पार्ट सप्लाई करते हैं। आपके पार्ट में गलती से कोई क्रैक वाला पीस चला गया और वो असेंबल भी हो गया, तो क्या होगा? उसका अंजाम क्या होगा? कुछ टाइम के चलने के बाद, यदि वो कार है चाहे स्कूटर भी है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो पीस टूट जाएगा। और यदि ये पीस सेफ्टी का आइटम है, मान लीजिए पीस जो है आपका, जो आपने सप्लाई किया है, वो इंजन का कोई पार्ट है, तो आपको मालूम है कारें बहुत तेज रेस में चलती हैं, और उस सिचुएशन में यदि कोई इंजन का पार्ट फेल हो जाए तो सडनली गाड़ी सीज हो जाती है, इंजन सीज हो जाता है, एकदम बंद हो जाती है, और उससे भयानक एक्सीडेंट भी हो सकता है। और कई बार तो ये भी सिचुएशन आती है कि किसी न किसी की मृत्यु उसमें हो जाती है, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे उसका को पैसेंजर हो। तो ऐसे केस में जो कार मैन्युफैक्चरर है वो, उसकी बहुत बदनामी होती है। फिर वो क्या करता है? फिर वो ये देखता है कि इसका सप्लायर कौन है, और फिर सप्लायर को सारी बातें बताता है कि भाई आपका ये पीस क्रैक कर गया, इसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया, हमारा नाम खराब हो गया। और फिर वो बहुत हैवी पेनल्टी कर देता है सप्लायर के ऊपर कि आपको इसका हर्जाना देना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारी कंपनी का नाम खराब हुआ है। और अपने एंड पे वो क्या करता है कि उस पर्टिकुलर बैच की, जिस बैच में बना था, फोर्जिंग बनी थी या हीट ट्रीटमेंट हुआ था, उस पर्टिकुलर बैच का वो सारी गाड़ियां वापस मंगवा लेता है। रिकॉल बैक जिसको सिस्टम कहते हैं, कि उसको रिकॉल कर लेता है। और करा के आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी कि इस तरह की यदि प्रॉब्लम आती है तो सारी गाड़ियों का उस पर्टिकुलर दौरान जो बनी होती है गाड़ियां, उनको वो सारा वापस मंगवा लेते हैं। वापस मंगवा के फिर वो सप्लायर को बुलाता है कि भाई आइए और अपना पीस निकालिए, कहीं इसमें तो कुछ क्रैक नहीं है। तो आपके ऊपर भी बहुत बड़ा एक बर्डन आ जाता है, कंपनी के ऊपर भी आ जाता है, कंपनी का नाम भी खराब होता है। तो इस चीज से बचने के लिए एज ए सप्लायर आपको क्या करना होगा? आपको ये एश्योर करना होगा कि जो भी पार्ट आप दे रहे हैं वो क्रैक फ्री हो, क्रैक नहीं होना चाहिए, एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो मैं ये आज चैप्टर 8 या पार्ट 8 में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन के ऊपर। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन एक ऐसा सिस्टम है जो कि पीस को बगैर काटे पीटे, और उसमें यदि वो सरफेस पे या सब सरफेस पे भी क्रैक हो तो पकड़ लेता है। इस वजह से आपका क्रैक फ्री पीस, किसी भी सप्लाई में कोई क्रैक पीस की कोई अंदेशा नहीं रहता, बशर्ते कि आपने मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन भी ठीक से किया हो, उसमें कोई गलती नहीं की हो। तो ये चैप्टर में, ये पार्ट 8 अभी मैं इसके आगे कवर करूंगा, लेकिन इससे पहले मैंने क्या क्या कवर किया था वो थोड़ा सा आपको बता दूं। पार्ट 0 जो था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। पार्ट 1 जो था केमिकल एनालिसिस के ऊपर था। पार्ट 2 जो था ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग पे था। पार्ट 3 जो था रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर था। पार्ट 4 विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर। पार्ट 5 पोर्टेबल हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर था। और पार्ट 6 जो था वो टेंसाइल टेस्टिंग के ऊपर था। और इससे पहले जो मैंने पार्ट अपलोड किया है पार्ट 7, वो माइक्रो एग्जामिनेशन के ऊपर था। तो यदि आपने ये सारे पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए, क्योंकि ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इससे आपको काफी जानकारी मिल सकती है। तो अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए पार्ट 8 ऑन मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन को शुरू करता हूं। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। नमस्कार साथियों, मेटलर्जिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज 1 के पार्ट 8 में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, ये पार्ट 8 मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मैं कवरेज करूंगा इस पार्ट में। आपको एक झलक दिखा दूं। देखिए, कवरेज में है टाइप्स ऑफ एमपीआई, कितने तरह के एमपीआई होते हैं, टेस्ट इक्विपमेंट्स क्या क्या इसमें यूज़ किए जाते हैं, टेस्ट मेथड्स और प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या लेते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग, और प्रॉब्लम्स एंड देयर पॉसिबल सॉल्यूशन, उनका समस्या और उनका समाधान। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा लास्ट में मैंने एक स्लाइड एप्लीकेशन और एडवांटेज के ऊपर बनाई हुई है कि इसको कहाँ हम अप्लाई करते हैं और इसके करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं।
तो ये सारा कवरेज रहेगा इस पार्ट 8 में ऑन MPI। तो व्हाट इज MPI? मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन is a non-destructive testing process for detecting surface and slightly subsurface discontinuities in ferromagnetic material। इसका ये मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सिस्टम का एक पार्ट है, जिसमें कि हम फेरोमैग्नेटिक के ऊपर हम चेक करते हैं कि उसमें सरफेस क्रैक है या स्लाइटली सब सरफेस क्रैक्स है कि नहीं है, उसको इस सिस्टम के द्वारा चेक किया जाता है। तो इसे हम मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन कहते हैं, MPI कहते हैं। इस MPI में इसका जो थ्योरी है ये कैसे नज़र आता है, क्रैक्स हमें दिखते कैसे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरफेस क्रैक है या सब सरफेस है वो नज़र कैसे आते हैं। तो उसका ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये आपका टेस्ट पीस है मान लीजिए, और इसको आपने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके इसको आपने मैग्नेटाइज कर दिया, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जा रही हैं इसके ऊपर, लेकिन जहाँ पे ये क्रैक होगा, ये क्रैक दिख रहा है जो, ठीक है, वहाँ पे ये जंप कर जाएंगी, ये जंपिंग स्टाइल में आ जाएगा, ये इट विल गो आउट ऑफ, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जंप कर जाएंगी, और यदि यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक पाउडर है तो ये मैग्नेटिक पाउडर, चूँकि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इससे चिपक जाएगा। तो इस तरह से जो क्रैक है वो आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा उसके अंदर आपको ये मैग्नेटिक पार्टिकल चिपक जाएगा। ये मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। ठीक ये चीज़ यहाँ भी दिखाई हुई है, इसमें भी यही चीज़ है, ये लाइन्स ऑफ फोर्स ये जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जहाँ पे क्रैक आ रहा है इसके साथ ये जंप कर जाती हैं, और ये सरफेस पे जब आती है तो ये जंप हो जाता है। और जब इसके ऊपर आप मैग्नेटिक पार्टिकल डालते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं, तो जनरली उसका फ्लोरोसेंट होता है तो हरा कलर आता है, तो ये दिख रहा है, ये आपको क्रैक नज़र आ जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, स्टील ऑब्जेक्ट में जिसमें कि सरफेस क्रैक और सब सरफेस है, आप इसको MPI प्रोसेस के थ्रू देख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स है ये मैंने नीचे यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो ये देखिए, पहला है इसमें मैग्नेटाइज द टेस्ट पीस, पहले हम मैग्नेटाइज करते हैं, पहला उसका प्रोसेस है। दूसरा स्टेप है कि अप्लाई मैग्नेटिक पाउडर, फिर हम मैग्नेटिक पाउडर उस पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कंटिन्यूस मेथड हो, चाहे वो वेट मेथड हो या ड्राई मेथड हो, हम सॉल्यूशन के रूप में या ड्राई पाउडर के रूप में हो उसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, डालते हैं उस टेस्ट पीस के ऊपर। उसके बाद करंट पास करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि क्रैक है कि नहीं है। तो क्रैक यदि होता है तो ये पता चल जाएगा उसमें अंडर अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू हम उसको देखते हैं, क्रैक को देखते हैं। ड्राई के केस में कई बार ये नंगी आंखों से भी देख सकते हैं आप इसको। और उसके बाद जो लास्ट जो स्टेप है वो है डीमैग्नेटाइज, कि जो भी आपने पार्ट को मैग्नेटाइज करके देखा है उसको डीमैग्नेटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊँगा। तो टाइप्स ऑफ MPI, कितने तरह के MPI हैं देखिए। पहला टेक्निक है वो है ड्राई टेक्निक, जिसमें कि ड्राई मैग्नेटिक पाउडर विद कलर्ड पिगमेंट ये यूज़ किया जाता है, कि चाहे वो रेड हो या ब्लैक हो, ये दो तरह के कलर जनरली यूज होते हैं। और इसकी जो सेंसिटिविटी है ये फाइन सरफेस क्रैक के लिए बहुत कम है, लेस है। यदि ओपन क्रैक है तो नज़र आ जाएगा, लेकिन यदि बहुत फाइन डिसकंटिन्यूटी है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है इसको देखने में, इस केस में ड्राई टेक्निक के। वेट टेक्निक में दो तरह के फ्लोरोसेंट मैग्नेटिक पाउडर सस्पेंडेड इन एन एक्वस और लाइट पेट्रोलियम डिस्टिलेट जैसे केरोसिन ऑयल। ये जो है आप मैग्नेटिक पाउडर को एक केरोसिन में डिज़ोल्व कर लेते हैं, उसका सेट अमाउंट है मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये जो सिस्टम है ये इसमें फ्लोरोसेंट मैग्नेटिक पाउडर मतलब उसमें थोड़ी फॉस्फोरस कोटेड होते हैं ये पाउडर, और बहुत फाइन पाउडर होते हैं। और जब इनके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तो येलोइश या ग्रीन कलर का नज़र आ जाता है। तो ये उसका फ़ायदा होता है फ्लोरोसेंट होने का। दे आर हाईली सेंसिटिव टू द फाइन, ये जो कंपेयर के इसके देखिए आप तो फाइन डिसकंटिन्यूटी भी है, तो ये फ्लोरोसेंट वाले ये ज़्यादा आराम से दिख जाता है। और बहुत फाइन सरफेस डिसकंटिन्यूटी हो तो भी आप उसको देख सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना होगा, जो नोट में मैंने दिखा रखा है कि एक्वस सस्पेंशन, एक्वस मतलब वाटर का भी सस्पेंशन यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार केरोसिन की वजह से ना ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, उसके फ्यूम्स वगैरह आते रहते हैं और कई बार फायर हैजार्ड्स भी हो सकता है। तो कई बार लोग वाटर में इसका सोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन जो वाटर में बनाएंगे तो उसमें आपको वेटिंग एजेंट और इनहिबिटर ये दोनों ऐड करना पड़ेगा।
अदरवाइज़ क्या होगा कि जब आप मैग्नेटाइज करके पीस छोड़ देंगे 2-4 दिन के लिए तो उस पर रस्ट लग सकता है या इमीडिएट भी रस्ट लग सकता है। तो रस्ट को अवॉइड करने के लिए आपको उस सॉल्यूशन में इनहिबिटर और वेटिंग एजेंट डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब इक्विपमेंट कितने टाइप के हैं? देखिए, इक्विपमेंट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक फिक्स टाइप जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दूसरा ये जो तीनों हैं ये पोर्टेबल कह लीजिए या मूवेबल कह लीजिए, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ये होते हैं। इसमें आप देखिए, ये थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूँ। ये पूरा टैंक होता है नीचे जिसमें कि आपको केरोसिन ऑयल का आपका सस्पेंशन आपको बनाना पड़ता है, सॉल्यूशन जो आप बनाते हैं जो इसके ऊपर आप डालते हैं। और ये इसके 2 एंड होते हैं जहाँ पे कि पीस को रखा जाता है। यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल से ये एंड है और इससे एक एंड है, इसके बीच में ये रखा जाता है। और इसके अलावा एक कॉइल भी होती है, ये राउंड कॉइल जो आप देख रहे हैं। इसके अंदर अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं, नॉब्स होते हैं, जिसके थ्रू आप सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन, लॉन्गिट्यूडनल और कंबाइंड इस तरह करके आप कर सकते हैं। और एसी और डीसी करंट का भी प्रोविज़न होता है। और यहाँ तो एक दिखा रहा है, लेकिन जनरली 2 या 3 मीटर लगे होते हैं। एक एम्पियर मीटर होता है, दूसरा वोल्ट मीटर होता है, और तीसरा जो है किलो एम्पियर टन्स, KAT बोलते हैं उसको, किलो एम्पियर टन्स का मीटर होता है। ये जनरली लॉन्गिट्यूडनल के केस में काम आता है। तो ये सारा ये मीटर यहाँ होता है, ये सारा कंट्रोल है बेसिकली। और ये आपका एक काला कर्टन है जो कि इसके ढक के अंडर ब्लैक लाइट कंडीशन हम इसको देखते हैं, और इसके लिए हम अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज़ करते हैं। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट का ये स्टैंड है, इसमें रखा हुआ है, और इस बल्ब को ला के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम डालते हैं और फिर हम क्रैक देखते हैं कि क्रैक है कि नहीं है। तो ये टोटल इसका एक डिस्क्रिप्शन हो गया। इसी तरह से ये आपका पोर्टेबल टाइप का है जिसमें कि हम प्रॉड यूज़ करते हैं। इस व्यक्ति के हाथ में ना 2 प्रॉड्स हैं, ये देखिए, ये हैंडल से पकड़ा हुआ है उसने ये, और यहाँ से ये क्लिक करता है, दबाता है अंगूठे से, तो इसके इस सिस्टम के थ्रू इसमें करंट पास हो जाता है और इसके थ्रू ये आपको क्रैक दिख लेता है। बस इसमें ही आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉड की स्पेसिंग हो वो प्रॉपर हो ताकि आपको क्रैक नज़र आ जाए। जनरली ये हैवी कास्टिंग, रफ सरफेस या वेल्डमेट्स वगैरह के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हम इन मशीन पे नहीं ले जाके देख सकते, बहुत हैवी होती हैं। तो उसके लिए हमें पोर्टेबल सिस्टम यूज़ करना पड़ता है। चाहे ये यूज़ कर लीजिए या एक प्योर मैग्नेट आप ले लीजिए, उसको भी आप क्रैक के ठीक बीचों बीच रख के आप उसको देख सकते हैं। ड्राई पाउडर इस पर छिड़किए और आपको क्रैक नज़र आ जाएगा। या दूसरा ये योग सिस्टम है, इसमें भी आप मैग्नेटिक सिस्टम रहता है, इसमें भी उसी तरह से ड्राई पाउडर के साथ आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारा वेट मेथड में आ जाता है। इसमें जो हम करते हैं ये ज़्यादातर ड्राई मेथड का तरीका है। इसके अलावा एक इक्विपमेंट यूज होता है जिसको हम डीमैग्नेटाइजर कहते हैं। डीमैग्नेटाइजर इन द सेंस कि जब आप मैग्नेटाइज कर लेते हैं इसको डीमैग्नेटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये इसका एक कॉयल है जिसके थ्रू इसको पास करते हैं। तो इसमें रिवर्स पोलरिटी का कॉयल होता है, तो करंट उल्टे डायरेक्शन में जाता है और इसकी वजह से जो मैग्नेटाइज होता है पीस वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है और फिर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये एक डीमैग्नेटाइजर है। इसको कैसे क्रॉस चेक करते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। चेक करने के लिए इसका एक फील्ड इंडिकेटर होता है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था मैग्नेटाइजेशन, जो पहला स्टेप था कि आपको मैग्नेटाइज करना होगा। कैसे मैग्नेटाइज कीजिएगा, ये आप देखिए, ये 2 एंड्स हैं। उस पिक्चर में उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, यहाँ साफ दिख रहा है। ये कॉपर की पैडिंग होती है, बीच में लगा देते हैं ताकि स्पार्किंग ना हो। ठीक है, अदरवाइज यदि गैप रहेगा या इस कॉपर का नहीं रहेगा तो इसमें कई बार स्पार्क हो जाता है और आग लगने का भी खतरा हो जाता है। इसमें देखिए ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये आपका जॉब है जिसमें आपको देखना है क्रैक। तो ये आप इलेक्ट्रिक करंट ऐसे पास करते हैं और ये करंट ऐसे पास होती है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देख रहे हैं सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इस केस में जो क्रैक इस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में जो क्रैक होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। एक आप और फंडा बना लीजिए कि करंट का जो भी डायरेक्शन होगा उसके ही डायरेक्शन में आपको क्रैक दिखता है। यदि करंट का डायरेक्शन ये है तो आपको ऐसे क्रैक दिखेंगे। यदि करंट का डायरेक्शन दूसरा है तो उसमें दूसरे टाइप है। जैसे ये आपका लॉन्गिट्यूडनल जो नीचे वाला मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हैं ये कॉइल टाइप का, इसके भीतर आप करंट पास करते हैं और ये जॉब है जो इसके भीतर से पास होता है। तो इसमें करंट का जो डायरेक्शन है वो आपका ये सर्कुलर, ये देखिए ये इसमें सर्कुलर पास होता है और इसकी वजह से जो क्रैक जो इसमें इस तरह के होते हैं, जैसे मैं अब दिखा नहीं पा रहा हूँ, इसमें जैसे
ऐसे वाले जो क्रैक होते हैं, ट्रांसवर्स क्रैक आप कह लीजिए, जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल क्रैक है, इसमें ट्रांसवर्स क्रैक आप देख लीजिए, तो ये आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक थंब रूल भी है, एम्पियर्स का थंब रूल माना जाता है कि यदि ये करंट है देखिए, और ये आपका अंगूठा है, तो ये अंगूठे के डायरेक्शन में यदि आपकी करंट जा रही है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में, तो उसके ठीक अपोजिट 90 डिग्री पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे इस केस में यदि करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा। इस केस में यदि करंट इस कॉइल के थ्रू ऐसे जा रही है तो उस केस में आपका करंट दूसरे डायरेक्शन में होगा और क्रैक भी आपको दूसरे नज़र आ जाएंगे। इसमें आपको ऐसे वाले क्रैक नज़र आ जाएंगे, इसमें आपको ये क्रैक नज़र आएंगे। ठीक है, जो इस डायरेक्शन में है, और इसमें आपको जस्ट इसका रिवर्स ट्रांसवर्स, ये एरो जा नहीं रहा, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट आप समझ लीजिए कि जो ट्रांसवर्स क्रैक होगा वो इसमें नज़र आ जाएगा। इसके अलावा एक और नॉब होता है मशीनों में, जो फिक्स टाइप की मशीन होती हैं, उसमें कंबाइंड नॉब होता है। कंबाइंड नॉब का ये मतलब है कि उसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही आप करंट इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से आपको ये जो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक है और जो दूसरा आपका सर्कुलर क्रैक है, ये दोनों दिखते हैं। जैसे आपका सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन में ये सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन है, तो इसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल क्रैक दिखेंगे, और ये आपका ये सर्कुलर क्रैक इसमें यहाँ इसमें देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। मैग्नेटाइज जिस डायरेक्शन में होता है उसके ठीक अपोजिट करंट होता है, 90 डिग्री होता है, अपोजिट तो नहीं, 90 डिग्री पे होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एक चीज़ और है कि आपको यदि इसका डिटेल स्टडी करना है तो ये BI स्टैंडर्ड का इंडियन स्टैंडर्ड में दिया हुआ है 3703/2004। इसको आप जरूर देखिए, इसमें काफ़ी कुछ डिटेल में दिया हुआ है, मेरे ख्याल से 6 पेजेस हैं इसमें, और बहुत कुछ डिटेलिंग दी हुई है। तो यदि आपको और विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप इस स्टैंडर्ड को जरूर रेफर कीजिए और तब आप इसको यूज़ कीजिए। तो ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये दे दिया है। टाइप ऑफ करंट, कितने टाइप ऑफ करंट होते हैं हमने बोल तो दिया आपको कि करंट आपको पास करना है, लेकिन करंट भी देखिए कितने टाइप के हैं। एक AC करंट जनरली हम यूज़ करते हैं MPI में, ये सरफेस क्रैक के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, सरफेस क्रैक। दूसरा है डायरेक्ट करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जनरेट करता है जो कि डीप तक जाता है, और डीप जाने की वजह से ये जो उसके भीतर जो सब सरफेस क्रैक होते हैं वो भी नज़र आ जाते हैं, रिवीलिंग सब सरफेस क्रैक। तीसरा जो करंट है, हम रेक्टिफाइड अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं। करंट तो AC आती है लेकिन उसमें रेक्टिफायर बीच में लगा देते हैं और जो उसको कन्वर्ट कर देता है DC में, तो इसको हम देखते हैं, तो इसमें भी सब सरफेस क्रैक बहुत आसानी से दिख जाते हैं। और लास्ट जो है वो हाफ वेव DC है, इसमें डिफेक्ट जो है पर्टिकुलरली सब सरफेस डिसकंटिन्यूटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो DC और रेक्टिफाइड और ये सारे जनरली पोर्टेबल टाइप में यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको लास्ट फिगर दिखाया था, चाहे वो प्लॉट टाइप हो, चाहे मैग्नेटिक योग किया जाता हो, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को ड्राई पाउडर में, ताकि आपको सब सरफेस जो वेल्डमेंट है उसके जो रूट कॉज में पेनिट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, यदि उसमें कोई क्रैक है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये तो टाइप ऑफ करंट हो गया, कितने टाइप ऑफ करंट है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसको करने के लिए 2 मेथड्स हैं। एक वेट मेथड कहलाता है, वेट मेथड में भी 2 मेथड हैं अगेन, एक कंटिन्यूस मैग्नेटाइजिंग, दूसरा है रेजिडुअल मैग्नेटाइजिंग। दोनों में फ़र्क क्या है? कंटिन्यूस मैग्नेटाइजिंग में हम एक तरफ से करंट पास करते रहते हैं और साथ ही साथ वो जो आपने मैग्नेटिक पाउडर का घोल बना रखा होता है उसको आप ऑब्जेक्ट के ऊपर स्प्रे करते हैं। तो ये दोनों एक्शन साथ चलते हैं, इसीलिए इसको हम कंटिन्यूस मैग्नेटाइजिंग कहते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर को छोड़ के जब उसके सारे लिक्विड वगैरह ड्रॉप आउट नीचे गिर जाते हैं, फिर हम अल्ट्रा वायलेट बल्ब के थ्रू इसको हम देखते हैं कि इसमें क्रैक है कि नहीं है। दूसरा जो है वो रेजिडुअल मैग्नेटाइजिंग है। इसमें क्या करते हैं कि पहले उसको मैग्नेटाइज कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर हम लिक्विड अप्लाई करते हैं, जो उसका मीडियम है उसको हम अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक पाउडर का, और तब हम इसको देखते हैं। इसीलिए इसको रेजिडुअल कहते हैं, क्योंकि पहले आप मैग्नेटाइज करके छोड़ देते हैं और उसके बाद दोबारा फिर आप इसको आपका वो स्प्रे करके, जो भी इसका फ्लूइड है वो स्प्रे करके फिर आप क्रैक देखते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस के थ्रू कि क्रैक इसमें है कि नहीं है। ये मैंने कुछ डिटेल दिए हुए मैग्नेटिक पाउडर के। फ्लोरोसेंट पाउडर जो कोटिंग होती है, जो ज़्यादातर ग्रीन और येलो दिखता है, इसमें जो कलर्ड पार्टिकल्स में जो आता है उसमें रेड और ब्लैक यही आते हैं, 2 ही आते हैं, ज़्यादातर यही है। साइज इनका मैंने लिखा हुआ है 0.5 से 10 माइक्रोन तक का होता है। ये सारे अलग अलग टाइप के
पाउडर्स की मैंने ये दिखा रखे हैं आपको। उसके अलावा कैरियर मीडियम जो है, ज़्यादातर जो भी मीडियम मैंने आपको बताया, केरोसिन ऑयल या वाटर विद एज इट इज़ हम यूज़ करते हैं वेट के केस में, ठीक है। और ये आपका बाथ कंसंट्रेशन, जो आपका बाथ आप बनाते हैं केरोसिन ऑयल का, और जिसमें आप मैग्नेटिक पाउडर डालते हैं, ये साइज़ का, ठीक है, और इस हिसाब से आपका दिया हुआ है। तो ये जो आप डालते हैं, इसके बाद आपको ये देखना होता है कि ये थोड़ी देर के बाद ये कॉनिकल फ्लास्क टाइप का होता है, जो कि नीचे में ग्रेजुएटेड होता है, मार्किंग होती है इसमें। तो आप उसको डाल के छोड़ देते हैं और थोड़ी देर को सेटल होने देते हैं पाउडर को, और फिर देखते हैं कि वो किस लेवल पे सेटल होता है। यदि तो ये लेवल आता है फ्लोरोसेंट पाउडर के लिए, तो आपका स्ट्रेंथ आपका सही बना हुआ है और आपको क्रैक दिखाई पड़ेंगे। और यदि आप कलर्ड पाउडर यूज़ करते हैं, वाइट या रेड, रेड या ब्लैक यूज़ करते हैं कंटिन्यूस में भी, तो उसमें आपका इसका जो सेटलमेंट होना चाहिए 1.2 से लेके 2.4 मिलीलीटर तक ये सेटल होना चाहिए कलर पार्टिकल के केस में। तो ये था वेट मेथड जो मैंने आपको बताया। अब ये ड्राई मेथड, इन दिस ड्राई पार्टिकल्स आर डस्टेड ऑन टू द सर्फेस ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट एज द आइटम इज ऑर्गेनाइज। जैसे जैसे हम मैग्नेटाइज करते रहते हैं, साथ ही साथ हम उसके ऊपर पाउडर भी, इसमें जनरली जो मैग्नेटिक पाउडर होता है, रेड या ब्लैक जो भी है, वो एक बल्ब टाइप का होता है। जैसे आप रिक्शे वाले का हॉर्न आप समझ लीजिए, जैसे हॉर्न होता है ना, वो बजाता है पूँ पूँ करके, तो उस तरह करके उसमें भर दिया जाता है और फिर उसको दबा दबा के उसको स्प्रे करते हैं पार्ट्स के ऊपर, और साथ साथ आप करंट भी पास करते रहते हैं, फिर आप क्रैक देखते हैं। इसमें ये आपको ध्यान रखना कि कहीं ज़्यादा ओवर ना कर दें, अदरवाइज वो क्रैक ढक जाता, नज़र नहीं आता। इसीलिए जो ऑप्टिमम है, मतलब सफिशिएंट है, उतना आपको पाउडर डालना है, ज़्यादा नहीं पाउडर डालना है। तो ये इससे आप खास करके रफ सरफेस के ऊपर, और जैसे मैंने पहले बताया, चाहे वो कास्ट आयरन का सरफेस हो, चाहे वो अनग्राउंड वेल्ड सरफेस वगैरह हो, इनको देखने के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। वेल्डमेंट्स के केस में हम इसको यूज़ करते हैं, और इसमें हम करंट भी डीसी पास करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि ऐसे केसेस में ज़्यादातर हम डीसी करंट का यूज़ करते हैं, ताकि आपको जो सब सरफेस क्रैक है वो भी आपको नज़र आ जाए, चाहे वो कास्टिंग हो चाहे वो वेल्डमेंट्स हो। क्योंकि कास्टिंग और ये हैवी होते हैं, वेल्डमेंट्स भी काफ़ी हैवी होते हैं, आप उनको फिक्स मशीन पे नहीं देख सकते, इसीलिए वहाँ पे आप ये मूवेबल सिस्टम को आपको यूज़ करना पड़ता है, चाहे वो प्रॉड हो चाहे वो योक सिस्टम हो। तो ये इसका ड्राई मेथड है। करंट रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखिए, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन यदि आप यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको 250 एम्पियर पर सेंटीमीटर आपको यूज़ करना पड़ता है। यदि ऑब्जेक्ट आपका जो स्टील पार्ट है 1 सेंटीमीटर उसका डायमीटर, तो आप 250 एम्पियर करंट यूज़ करते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि ये देखने के लिए कि क्रैक नज़र आना चाहिए, 250 हो गई या 500 तक यूज़ कर लेते हैं, तो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। और कई बार ज़्यादा आप यूज़ कीजिएगा तो पीस हीट भी हो सकता है, तो ये ठीक नहीं रहता है। 250 का है, 250 का 300 तक चले जाइए, बट नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ 500। लोग जनरली उठाया और लगाया और बटन दबाया उसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, और 250 की जगह 500 चला गया, उसको चेक कर लिया, तो ये कई बार खतरनाक हो सकता है। इंच के केस में 500 एम्पियर पर इंच होता है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो मैंने दिखाया, वो लेंथ ऑब्लिक डायमीटर रेशियो यदि उसका 2 to 15 मिलीमीटर है, तो उस केस में आप एम्पियर टन जो यूज़ करते हैं वो 45,000 डिवाइडेड बाई L इंटू डी। ये मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 मीटर लगे होते हैं, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और KAT, किलो एम्पियर टन्स, ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो 45,000 डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू डायमीटर, वो जो करंट आएगा वो आपको वहाँ पे सेट करना पड़ता है, वहीं तक आपको नीडल जानी चाहिए, और तब आप उसको मैग्नेटाइज कीजिए लॉन्गिट्यूडनल के केस में। सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन के केस में यूजिंग यदि प्रोड्स आप यूज़ करते हैं, तो जैसे मैंने बताया उनकी थिकनेस क्या रिक्वायरमेंट है, प्लस उनकी आपस में स्पेसिंग कितनी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। प्रोड की स्पेसिंग 4 से 5 मिली एम्पियर पर मिलीमीटर ऑफ प्रोड स्पेसिंग होनी चाहिए। ये सारे मैंने डिटेल दिखाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, कोई ज़्यादा उसमें समझाने वाली बात नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल जो लास्ट वाली लाइन में दिखा रहा हूँ, यूजिंग यो रैप कॉयल, कई बार ये कॉयल के फॉर्म में आते हैं और आपको खुद उसको टन बनाना पड़ता है, 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, और उसके बाद आप करंट उसमें पास करते हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो नीचे दिया हुआ है, एम्पियर टन आपको बनाना है, तो 35,000 डिवाइडेड बाई पार्ट का लेंथ डिवाइडेड बाई पार्ट डाया प्लस 2, ये फार्मूला आप लगाइए, तब आप उतना ही करंट पास कीजिए, ठीक है। तो इससे आप
लॉन्गिट्यूडनल उसका मैग्नेटाइजेशन कर सकते हैं और क्रैक देख सकते हैं। तो ये करंट की रिक्वायरमेंट हो गई, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो। ये कुछ एक इंस्पेक्शन टूल्स हैं। ये देखिए, ये इसको हम कहते हैं पाई गेज। पाई गेज का ये पर्पज़ ये है कि ये मशीन आपकी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है मशीन की, क्रैक दिखा भी रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ क्रैक वाले पीसेस चले जा रहे हैं। तो उसके लिए ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली ये ऑक्टेगोनल का एक स्टील का प्लेट होता है जिसको कॉपर की प्लेटिंग यहाँ पे कर दी जाती है, और ये देखिए आर्टिफिशियल क्रैक डेवलप कर दिए जाते हैं, ये जो लाइन्स आपको देख रही हैं। और फिर इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया जाता है, जो भी स्टील का आपका ऑब्जेक्ट है, और करंट पास करते हैं और साथ साथ लिक्विड डालते हैं, और फिर आप देखते हैं कि इसमें ये लाइंस डेवलप हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्रैक है। अब यदि ये क्रैक नहीं दिखाता है, इसका मतलब चाहे तो करंट में चाहे बाथ स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इसकी वजह से क्रैक नहीं आ रहा है। आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना पड़ता है। ये दूसरा है, इसको हम कीटोज रिंग कहते हैं। ये बेसिकली डेप्थ, ये देखिए अलग अलग होल्स बने हुए हैं, काले काले डॉट आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग मिलीमीटर डेप्थ के ऊपर है। सरफेस से 0.1, 0.2, 0.3 अलग अलग हैं। तो उसको देखने के लिए आप सिस्टम पे डालिए और इसको चेक कीजिए। जिस चीज़ को दिखा रहा है, इसे दिखा रहा है, तो इसका जो इसकी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 0.1 दिया हुआ है तो 0.1 मिलीमीटर डेप्थ तक ही आपको दिखाएगा। इसकी यदि 0.2 मिलीमीटर है तो 0.2 दिखाएगा। इस तरह करके अलग अलग रेंज दिया हुआ है, तो ये चेक करने के लिए होता है। मान लीजिए आपको डेप्थ ज़्यादा देखना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, जिसको हम एक रेफरेंस टेस्ट ब्लॉक बोलते हैं, इसमें आप देखिए कई सारे नेटवर्क क्रैक दिखा रखे हैं। ये भी सब आर्टिफिशियली डेवलप होते हैं, और इनको जब आप लगा के चेक करते हैं तो क्रैक नज़र आने चाहिए। यदि ये क्रैक नज़र नहीं आते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और इन सब चीज़ को देखने के लिए जो आप यूज़ करते हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ करते हैं। ये इसका इक्विपमेंट है, अल्ट्रा यूवी, इसको यूवी लाइट भी बोलते हैं। और इसके थ्रू आप, ये स्टैंड पे लगा रहता है, इसको निकाल के फिर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर चारों तरफ घुमा के देखते हैं कि क्रैक कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये एक यूवी लाइट है। और ये फील्ड इंडिकेटर है, जो मैंने लास्ट में बताया था डीमैग्नेटाइजर में, कि वो पीस डीमैग्नेटाइज हुआ कि नहीं हुआ, इसको देखने के लिए आप ये फील्ड इंडिकेटर यूज़ करते हैं। यदि ये करने के बाद 2-3 बार आपने पास किया, फिर आप चेक करेंगे तो ये 0 पे आना चाहिए। 0 पे आता है, इसका मतलब वो पूरा डीमैग्नेटाइज हो गया। यदि ये 0 पे नहीं आता है, लेफ्ट या राइट जाता है, तो फिर आपको 1-2 बार उसको और पास करना पड़ेगा, सो दैट आपको 0 आ जाए। 0 आने का मतलब है कि पार्ट आपका पूरा डीमैग्नेटाइज है। अब इसका क्या नुकसान है, क्या इसका एप्लीकेशन है, मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। ये मैंने आपको कुछ क्रैक्स दिखाए हैं अलग अलग कंडीशन में। ये ड्राई पाउडर का यूज़ किया गया, ये तो वेल्ड बीट से बेसिकली, लेकिन इसके नीचे जो आपके बीच में क्रैक्स दिखते हैं तो साफ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये जनरली ड्राई पाउडर मेथड यूज़ किया गया है, चाहे वो प्रॉड मैकेनिज्म के थ्रू हो। और इसके थ्रू आप ये क्रैक यहाँ देख सकते हैं, वेल्डिंग क्रैक। और इसमें ज़्यादातर वही आप डीसी या हाफ वेव डीसी यूज़ करते हैं। एक ये दूसरा है, ये भी ड्राई पाउडर, ये देखिए रेड पाउडर है, और इसमें भी आप वाटर बेस्ड है, ये लिक्विड बेस्ड है, तो ये आपको नज़र आ जाता है साफ। ये आप चाहे तो आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, इसके लिए अल्ट्रा वायलेट की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये है फ्लोरोसेंट टाइप का, जिसमें कि आपको अल्ट्रा वायलेट, फ्लोरोसेंट पाउडर कुछ नहीं, उसमें बल्कि फास्फोरस की कोटिंग होती है, जो कि हरा या पीला दिखता है। तो ये देखिए आपको साफ ये क्रैक यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ भी देखिए ये क्रैक है, और ये नीचे वाले फिगर में भी ये क्रैक दिख रहा है। क्रैक एकदम साफ आपको नज़र आ रहा है। कलर भी आप देख लीजिए, ये पहचान होती है क्रैक की। मैं आगे कुछ और बातें बताऊंगा क्रैक के बारे में। कई बार फॉल्स इंडिकेशंस आते हैं, तो उसको कैसे पहचानिएगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे। डीमैग्नेटाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया था, डीमैग्नेटाइजेशन की जो आप करते हैं मैग्नेटाइजेशन करने के बाद, तो उसको डीमैग्नेटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, मैंने आपको बताया था। अफेक्ट मशीनिंग बाई कॉजिंग कटिंग टू क्लिंग्स टू ए कंपोनेंट। यदि आप डीमैग्नेटाइज नहीं करते हैं तो जो पार्ट है उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म रह जाता है, और यदि आप उस पार्ट को मशीनिंग करते हैं तो जो चिप्स निकलती हैं वो कई बार पार्ट पे चिपक जाती हैं, और कई बार वो रफ स्केचेस वगैरह भी दे सकती हैं, पार्ट के फिनिश में भी बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इसीलिए इसका डीमैग्नेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक इसी तरह से इंटरफेयर विद द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स सच एज कंपास वगैरह, इसमें भी यही, यदि आपका प्रॉपरली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ है तो गलत डायरेक्शन दिखाएगा कंपास का। थर्ड जो है, कॉज एब्रेसिव पार्टिकल्स टू क्लिंज टू बेरिंग और फेइंग सरफेसेस एंड इंक्रीज वियर। इसका ये मतलब है
कि यदि आपने उसमें से प्रॉपर डीमैग्नेटाइज नहीं किया है और मान लीजिए वो बियरिंग का कोई पार्ट है, तो उसका पार्ट जो है वो उस पर चिपक जाएंगे। जब जो भी आप उसके अंदर आसपास जो डस्ट पार्टिकल या मेटेरियल पार्टिकल्स रहते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स, ये चिपक जाएंगे और वो फर्दर जो चल रहा है उसके ऊपर वो एब्रेसिव वियर कर देंगे, ये इंक्रीज वियर कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इसीलिए ये डीमैग्नेटाइज का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको असेंबली में कई बार ये असेंबली में प्रॉब्लम आ जाती है। पता चला कि उसमें चिप्स कोई फंस गया, उसकी वजह से सारा कुछ रुक गया, बाद में देखा गया तो पता चला कि उसका डीमैग्नेटाइजेशन प्रॉपरली हुआ ही नहीं था। इसीलिए डीमैग्नेटाइजेशन जरूर कीजिए। और कैसे करेंगे, पहला दिखा रहे हैं इसमें बाय हीट करके, और दूसरा जो है यूजिंग दिस डीमैग्नेटाइजर, जिसमें कि ये कॉइल होता है जिसमें रिवर्स पोलरिटी का करंट पास किया जाता है और ऑब्जेक्ट को इसके भीतर से निकाला जाता है ऐसे। तो 2 या 3 बार ऐसे करके अब फिर हम इसको चेक करते हैं। ये आपका फील्ड इंडिकेटर है जो मैं नीचे दिखा रहा हूँ, और उसको आप चेक करते हैं कि 0 पे है कि नहीं है। तो ये डीमैग्नेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब प्रिकॉशंस क्या लिए जाते हैं इसमें, जो प्रिकॉशन जरूरी है देखिए। इन केस ऑफ फिक्स इक्विपमेंट एंड कंटिन्यूअस वेट मैग्नेटाइजेशन, ऑलवेज प्लेस ए कॉपर सील्ड एट द एंड्स टू अवॉइड बर्निंग ऑफ द, ये मैंने आपको शुरू में जो एक्सप्लेन किया था, बताया था कि जो एंड्स होते हैं उस पर कॉपर प्लेट एज ए सपोर्ट प्लेट रहता है, गाइड रहता है एक तरह से, और वो अवॉइड करता है कि कोई स्पार्किंग ना हो, जिसकी वजह से कोई आग लगने का खतरा ना हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, या इवन जो पीसेज में बर्न आ जाते हैं, बर्न मार्क आ जाते हैं स्पार्किंग की वजह से, वो भी उसकी अपीयरेंस ख़राब हो जाती है पीसेस की। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको ये एक तो उसका कॉपर प्लेट जो है एज ए सील्ड लगाना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है बाथ स्ट्रेंथ एंड करंट यूज्ड मस्ट बी वेरीफाइड बाय द पाई गेज। ये मैंने आपको बताया कि मशीन आपकी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको देखने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जब बल्क आप एक इंस्पेक्शन स्टार्ट करें उससे पहले आप इसको पाई गेज के थ्रू या जो आपका रेफरेंस सैंपल है उसके थ्रू आप चेक कर लें कि क्रैक्स उसमें नज़र आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तीसरा जो टेस्ट पीस मस्ट बी फिक्स रिजिडली, अदरवाइज इट में कॉज स्पार्क। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो टेस्ट पीस है, हालांकि वो बहुत झटके से बंद होता है पीस, लेकिन फिर भी आपको ये कंफर्म करना है कि पीस टाइटली बंद हो, कोई गैप वैप ना रहे। अदरवाइज जब आप करंट पास करेंगे तो उसमें से स्पार्क हो सकता है, और स्पार्क की वजह से चूंकि आप केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं और कई बार केरोसिन ऑयल के वेपर्स भी आ जाते हैं, तो उसमें आग लगने का खतरा है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको टाइटली उसको फिक्स करना है। पर्सनल सेफ्टी रिलेटेड टू फायर एक्सपोजर टू ऑयल वेपर्स एंड आई प्रोटेक्शन मस्ट बी अडहर्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन। ये बहुत ज़रूरी है। आपका आई का एक्सपोजर, ये ऑयल वेपर्स जो ये उठते हैं, इसकी वजह से सांस लेने में कई बार दिक्कत आती है, मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं। आई चूँकि आप रात दिन उस पीस को देखते रहते हैं, तो आपका आई प्रोटेक्शन के लिए आई प्रोटेक्टिव ग्लासेस होते हैं, वो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। बगैर आई ग्लासेस के आप मत देखिए उसको, अदरवाइज आपकी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉय सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद टेस्ट पीस सरफेस मस्ट बी क्लीन, फ्री ऑफ एनी ऑयल, पेंट और थ्रेड। ये बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट पीस जो है वो जब भी आप चेक करें उसको साफ़ सुथरा करके आप चेक कीजिए। यदि उसके ऊपर ऑयल और पेंट ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी तो आपका इंडिकेशन प्रॉपर नहीं आएगा और आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्रैक है या क्या है। इसीलिए अच्छी तरह से साफ़ करके तभी आप उसको यूज़ कीजिए। इसमें मैं आपको ये थ्रेड्स वाली जो बात बता रहा था, जो मैंने भी लास्ट स्लाइड में बोला है, कि कई बार जब आप पीसेस को साफ़ करते हैं, कपड़े से साफ़ करते हैं, कोई उसका रेसा चिपक के रह गया उसके साथ, और अब आपने उसको उसी तरह से मैग्नेटाइज कर दिया और वो गिरा नहीं, वो उसी पे रह गया। अब यदि आप इसको देखते हैं तो आपको क्रैक की तरह वो दिखाई पड़ेगा। आप सोचेंगे क्रैक है, लेकिन वो क्रैक होता नहीं है। उसका एक तरीका ये है कि आप दोबारा उसको स्प्रे कीजिए, दोबारा मैग्नेटाइज कीजिए, साफ़ कीजिए, फिर देखिए। दूसरा ये है कि उसका कलर कभी भी ग्रीन या येलो नहीं होगा, थोड़ा सा वाइटिश कलर हो सकता है, वो सेम कलर नहीं दिखेगा जो मैंने आपको फोटोग्राफ्स में दिखाया है। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज, कई बार मैंने इस चीज़ को फेस किया है अपने प्लांट वगैरह में भी, कि लोग आके साहब तो बहुत बड़ा क्रैक आ रहा है, जब देखा तो हल्का सा कोई रेशा था जो चिपका हुआ था, जैसे वो यदि थ्रेडेड पार्ट है तो उसके भीतर वो घुस गया, और जब आप उसको चेक करते हैं तो आपको यह लगता है कि क्रैक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। टेस्ट पीस सरफेस मस्ट बी क्लीन, ये हो गया। देन इंस्पेक्टर मस्ट बी फुल्ली ट्रेंड एंड मस्ट बी अवेयर ऑफ द फुल कंट्रोल एंड देयर एप्लीकेशन। ये बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को यदि आप चलाने को दे दीजिएगा तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि क्रैक पीसेस ना जाए वो नहीं हो पाएगा, और
फाइनल असेंबली में चला जाएगा, टूट जाएगा, फिर आपके पास पीस वापस आ जाएगा। जो मैंने इंट्रो में आपको बताया कि कितना ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर को जो भी पीस सप्लाई करें क्रैक फ्री हो। लेकिन यदि आपका चेक करने वाला बंदा ही ट्रेंड नहीं है, उसको मशीन की पूरी जानकारी नहीं है, ये बात की जानकारी नहीं है, करंट की जानकारी नहीं है, मैग्नेटाइजेशन की जानकारी नहीं है, तो फिर वो उससे कुछ भी गलती हो सकती है और आपके लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए एक इंस्पेक्टर जो भी हो उसको प्रॉपर ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है। आई पावर ऑफ द ऑपरेटर मस्ट बी चेक्ड एट फिक्स इंटरवल, ये भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपको आई के ऊपर बहुत जोर पड़ता है। इसीलिए जो भी इंस्पेक्टर चेक करता है उसके आपका आई का पावर जरूर देखना चाहिए कि उसका आई पावर प्रॉपर है कि नहीं है। क्योंकि मान लीजिए उसकी आई पावर कम है, जो कि वो बताता नहीं है, और उसे चेक करता है तो कई चीज़ें वो मिस कर सकता है, क्रैक हो और उसको नज़र ही ना है। तो इसीलिए आई पावर देखना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाइए प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो और उनके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो। पहला चीज़ सरफेस क्रैक्स और इंडिकेशंस नॉट विजिबल। तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आपका बाथ का स्ट्रेंथ, जो मैंने आपको कॉनिकल फ्लास्क वाला बताया वो, और उसके अलावा पाई गेज से आपका उसका कन्फर्मेशन कि इस पर क्रैक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बात प्रॉपर स्ट्रेंथ का है कि नहीं है। करंट वगैरह की भी रिक्वायरमेंट आप देख लीजिए कि जो रिक्वायर करंट है उसको हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा है ओनली हॉरिजॉन्टल क्रैक्स ऑब्जर्व्ड एंड नॉट वर्टिकल और रेडियल क्रैक्स। आपको जब भी आप देख करते हैं आपको दिखता है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल क्रैक्स नज़र आते हैं, दूसरे क्रैक्स नज़र नहीं आते। तो उसकी वजह यह है कि आपने डू लॉन्गिट्यूडनल और कंबाइंड, इसमें यदि आपने देखना है तो आपने तो सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन कर दिया, आपको उसमें हॉरिजॉन्टल दिख गया, लेकिन आपने लॉन्गिट्यूडनल नहीं किया। तो लॉन्गिट्यूडनल नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे नज़र आएगा वर्टिकल क्रैक या रेडियल क्रैक। तो ज़्यादातर आप उसको कंबाइंड पे डाल दीजिए, उसमें रेडियल क्रैक्स भी नज़र आ जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन उसको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए कई बार ऐसे क्रैक्स मिस हो जाते हैं, क्योंकि आप सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन पे आप वर्टिकल क्रैक्स देखते हैं तो आपको मिलेगा नहीं। तो उसके लिए आप या तो लॉन्गिट्यूडनल यूज़ कीजिए या कंबाइंड मैग्नेटाइजेशन यूज़ कीजिए। तीसरा है बाथ कलर अपीयर्स वाइट अंडर यूवी। बाथ का जो कलर है जब आप अल्ट्रा वायलेट में देखते हैं तो आपको मिल्की दिखता है, वाइट दिखता है। यदि ऐसा दिखता है तो इसका मतलब है कि आपका बाथ की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है, आप रेगुलर उसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से बाथ डाइल्यूट हो जाता है और उसकी वजह से उसका कलर चेंज आता है। यदि बाथ का कलर स्ट्रेंथ सही है तो आपको हमेशा हल्का सा ग्रीनिश कलर है, हल्का लाइट येलो कलर दिखना चाहिए। यदि ऐसा कलर बाथ का दिखता है तो इसका मतलब आपका बाथ की स्ट्रेंथ सही है। तो ये काफ़ी लोग भूल करते हैं, वाइट कलर हो जाता है उसी में उसको चेक करते रहते हैं और फिर पता चलता है कि क्रैक वाला पीस पास हो जाता है। तो ये आप देखिए। उसके बाद स्पार्किंग ऑब्जर्व ड्यूरिंग ऑपरेशन, ये मैंने पहले बता चुका हूँ कि पीस जो है वो रिजिडली फिक्स होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, और कॉपर पैड्स का आपको यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये आप कीजिए। फॉल्स इंडिकेशन, समटाइम्स थ्रेड्स इन द बाथ स्टिक ऑन द टेस्ट पीस एंड अपीयर्स टू बी क्रैक, वाइप आउट द टेस्ट पीस एंड डू रीमैग्नेटाइज। और ये देखिए, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब आप आ जाइए लास्ट स्लाइड जो है एप्लीकेशन एंड एडवांटेज। MPI इज एप्लीकेबल टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉट नॉन फेरस। नॉन फेरस पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये इस MPI की एक लिमिटेशन है बेसिकली। और उसके अलावा इट इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ सरफेस। काफ़ी ज़्यादा ये यूज है फोर्जिंग इंडस्ट्री में, कास्टिंग में, सब जगह जहाँ भी क्रैक फ्री आपको चाहिए फाइनल पार्ट, चाहे वो मशीन पार्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो फिनिश पार्ट क्यों ना हो, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है MPI। फास्ट एग्जामिनेशन, ये काफ़ी फास्ट भी है, अब काफ़ी प्रोडक्टिविटी इसकी अच्छी खासी होती है। यदि आप किसी और सिस्टम से आप क्रैक चेक कीजिएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें बहुत फास्ट चेकिंग होती है। उसके बाद हैवी जॉब्स और वेल्डमेंट्स कैन बी चेक्ड, ये से मैंने पहले बताया कि ड्राई पाउडर मेथड से और पोर्टेबल आप यूज़ करके आप चाहे तो उसको हैवी पार्ट्स को भी, वेल्डमेंट्स को भी, कास्टिंग को भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये पोर्टेबल भी है एंड लो कॉस्ट इक्विपमेंट है, इसके इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कंपेयर टू और दूसरी मशीनों के। उसके बाद वेरी यूजफुल इन डिटेक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज स्ट्रिक्स एट द रॉ मटेरियल स्टेज। जैसे स्टेप टर्निंग टेस्ट यदि आपको याद हो, रॉ मटेरियल में जनरली चेक करते हैं, तो उस केस में ये बहुत यूज़फुल होता है। जो छोटे छोटे इंडिकेशंस होते हैं या लार्ज स्ट्रिक्स होती हैं बिकॉज ऑफ इंक्लूजन मैक्रो स्ट्रिक्स वगैरह, ये भी देखने में आपको ये बहुत हेल्पफुल रहता है। स्टेप टर्निंग टेस्ट में ये इस्टेब्लिश मेथड है कि आप इसको MPI करके देखें कि उसमें स्ट्रिक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ मैंने आपको MPI के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आ रही होगी।
मुझे ये भी लगता है कि अब तक मैंने जितने आप लोगों को पार्ट दिखाए हैं सबसे आपने आपका फ़ायदा उठाया होगा, उसका अपने दोस्तों को भी बताया होगा। इसको भी देखिए और इसको अपने दोस्तों को भी दिखाइए। यदि दोस्त नए हैं तो उनको कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी कुछ अच्छी बातें बताई हुई हैं जो उनको भी आगे काम आएंगी। इसके बाद मेरा जो लास्ट पार्ट है इस सीरीज़ का, सीरीज़ 1 का, वो है पार्ट 9, दैट इज़ ऑन DPT मीन्स डाई पेनिट्रेंट टेस्ट। ये भी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आता है, ये भी क्रैक देखने के लिए ही आता है। इसको मैं पार्ट 9 में कवर करूँगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने मेरे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल पे देखिए और दोस्तों को दिखाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पार्ट 8 को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।